नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी भूगोल को कम से कम समय में कैसे तैयार करें। क्योंकि आप ये सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी यूपीएससी में सफलता का आधार बुक मानी जाती है। ये वो बुक होती है जो यूनिवर्सल तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ ये कह देने से कि आप इसको पढ़ लीजिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ही कम्बरसम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसी के लिए हमने शुरू किया है एनसीईआरटी आंदोलन, जहाँ आज ओजांग आईएएस एकेडमी के सभी टॉप टीचर्स जो हैं, वो एनसीईआरटी की क्लासेस ले रहे हैं, साथ ही साथ आपको नए बैचेस के साथ जोड़ भी रहे हैं। आइए आज मैं आपसे बात करता हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में, जो कि एक काफ़ी लार्जर डॉक्यूमेंट है और यहाँ से एनसीईआरटी की जो डेप्थ है वो बहुत बढ़ जाती है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 6th, 7th, 8th और 9th के वीडियो के बारे में अवगत कराया कि आपको कौन सी टॉपिक, कौन सी हेडिंग, कौन सी सब हेडिंग पढ़नी है, जिसका मेरा उद्देश्य है कि आप कम से कम समय में एनसीईआरटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं आगे चलता हूं और आपसे मैं बात करता हूं 10th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका नाम है समकालीन भारत भाग 2 यानी कंटेम्प्रोरी इंडिया पार्ट 2। हिंदी और इंग्लिश में इसके जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी यहाँ मैं दोनों के लिए बताता जा रहा हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं संसाधन एवं विकास। हम ये बात जानते हैं कि जो रिसोर्स का चैप्टर होता है, इसको हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। रिसोर्स किसी भी राष्ट्र में जो वैल्यू एडिशन होता है उसकी मूलभूत शर्त मानी जाती है। तो सबसे पहले रिसोर्स का प्रकार यानी उसका टाइप क्या है। दूसरा, हाउ कैन यू डेवलप योर रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास आप इस हेडिंग को कैसे करोगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आपके मेंस के साथ जाकर भी अटैच होती है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संसाधनों का नियोजन, संसाधन और नियोजन। तो भारत में कैसे, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, हाउ विल यू प्लान टू जो है वो आप अपने रिसोर्सेज को यूज कैसे करोगे। अगला टॉपिक है भू संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रिसोर्स इसको हम लोग कहते हैं। लैंड रिसोर्स में ये आप ये समझिए कि मेंस में पेपर, यहाँ से आपको क्वेश्चन प्री में भी मिलते हैं, मेंस में भी। भू उपयोग यानी लैंड यूजेस, और भारत में भू उपयोग प्रारूप यानी कि लैंड यूजेस इन इंडिया। तो भारत में वो जो भारत में इसको कैसे आप उपयोग करोगे इसके बारे में। ये तीनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है। चूंकि जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं आपको बहुत एक्यूरेट होकर इसके बारे में बात कर सकूं। अगला है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय यानी कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मैथोलॉजी। आप ये समझ के ये देखिए कि 3 बार मैं प्री में क्वेश्चन डायरेक्टली इस चैप्टर से देख चुका हूँ, यहाँ इस टॉपिक से देख चुका हूँ। तो यानी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। अगला है मृदा संसाधन यानी कि सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सॉइल इंपॉर्टेंट है। तो मृदा का वर्गीकरण यानी कि जो है वो आप जिस यहाँ पर आप सबसे पहले मिट्टियों का क्लासिफिकेशन यानी कि सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और यहाँ से भी आपको इंडियन ज्योग्राफी में प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे निकल कर आते हैं प्री एग्जामिनेशन में। इसमें आपको जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल, लाल और पीली मृदा यानी कि रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा यानी कि डेजर्ट सॉइल, और वन मृदा यानी फॉरेस्ट सॉइल, आपको इसके बारे में पढ़ना है। और यूपीएससी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होता है, इसके अगर कोई केमिकल कंपोजिशन है उसको आपको पढ़ना है, कहाँ पाया जाता है ये बेसिकली इंडिया की मैपिंग में कहाँ होगा, आपको इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करके रखना है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। और मृदा अपरदन एवं संरक्षण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत लंबा चैप्टर है और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि हमें कौन कौन से टाइप उसके जो है कवर करके रखने हैं। सेकेंड चैप्टर है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब जो यहाँ से नोट्स आपके निकलेंगे वो बेसिकली पहले के चैप्टर में जो हमने 6th, 7th, 8th में हमने पढ़ा, हमें वहाँ पर जाकर इसको ऐड ऑन कर देना है। कोई नया इसमें टॉपिक हमें नहीं लेना है, क्योंकि आप बार बार रिपीट करके जब अपने नोट्स बनाओगे तो आपका नोट्स बहुत लेंदी हो जाएगा और मैं चाहता हूँ आपका टाइम बहुत कम यूज़ हो और आप कम टाइम में बहुत इसके जो है मास्टर बन जाए। अगला है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो जो इंडिया में हमारा जो वेजिटेशन है, फ्लोरा और फौना, हमें दोनों की स्टडी करनी है। हमें उनकी श्रेणी यानी कैटेगरीज पढ़नी, केवल यही एक पॉइंट नया है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक सब हेडिंग के अंदर रख दिया है। इससे ज़्यादा इसमें जो आप पढ़ोगे वो सिर्फ कहानियाँ हैं और आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट वन, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण यानी कि अब ये जो टॉपिक है ये आप नया हेड ऑन करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया।
तो उसके क्या प्रकार हैं और उसका कहाँ-कहाँ वितरण है, यानी टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, इसको आप नोट्स के साथ ऐड ऑन कर दोगे। फिर जो है समुदाय एवं वन रक्षण यानी कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में तमाम ऐसी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं उनके इनबिल्ट सेगमेंट्स में। जैसे बिश्नोई समाज है, तो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक नया टॉपिक आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन कहते हैं। तो जल संसाधन वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो आपका मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप एक हल्की सी नज़र डालेंगे, हालांकि आपको इसको आगे चलकर हमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ता। और वर्षा जल संग्रहण, ये जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, ये पर्पस हम पढ़ेंगे। यानी कि रेन वाटर जो है वो आप कैसे उसको भंडारण करते हैं, रेन वाटर आप रिजर्वायर कैसे आप बनाते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। जो अगला टॉपिक आ रहा है फोर्थ वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इनलार्ज है और आगे चलकर ये बहुत ही ज़्यादा और फैलेगा। एग्रीकल्चर, कृषि। तो इसमें जो टॉपिक है कृषि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो निर्वाहन कृषि यानी कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, गहन जीविका कृषि, ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, और वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग हो गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करके चलना है। इसके बाद शस्य प्रारूप यानी कि जो हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स ये पढ़ना है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये चैप्टर आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, और आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो है वो इनपुट हमें देती हैं। इसके बाद हमारा अगला है मुख्य फसलें। भारत में कौन-कौन सी फसलें पाई जाती हैं? तो रबी, खरीफ, ज़ायद जो हमारा डिवीज़न है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2 साल 3 साल पहले आपने देखा प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो ये इस चैप्टर से भी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। अगला है अन्य फसलों के बारे में। अखाद्य फसलें यानी जो खाई नहीं जा सकती, चारे के रूप में इस्तेमाल होती हैं अन्य तमाम तरीके से, यानी कि जो नॉन फूड क्रॉप्स हो गई वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक टॉपिक हमारे साथ जुड़ता है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार यानी कि टेक्नोलॉजी एंड जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम उसमें हम कैसे प्रिजर्वेशन, उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये हमारा एक टॉपिक बन जाता है। एक टॉपिक आता है खाद्य सुरक्षा। आपको पता है कि ज्योग्राफी ऑप्शन में सीधे एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे चलकर आप करंट अफेयर्स को अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये हेडिंग्स आपको कवर करनी है, रिमेनिंग आपको कोई पार्ट आपको इसके साथ नहीं कवर करना है। इतने में आपका काम हो जाएगा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो ही आप कवर करें। ये मैंने वो पॉइंट बता दिए जो एग्जाम के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन पर जो है डिबेट पूछा जाता है, करंट अफेयर समझने में मेरी क्या क्या मदद होती है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये टॉपिक दिए हैं। जो फिफ्थ चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम पहले भी 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमें नोट्स यहाँ नहीं बनाना, हमें पहले इसके बारे में नोट जो है उसी में हमें अपग्रेडेड करना है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ना है। दूसरा प्रकार में लौह, खनिज, अलोह और अधात्विक यानी कि आयरन ओर्स जो हमारा आयरन मिनरल्स है। इसके बाद नॉन फेरस हो गया, फेरस, नॉन फेरस, और अधात्विक नॉन मेटालिक। ये 3 हमें जो है इसमें हेडिंग हमें वो पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज में परंपरागत और गैर परंपरागत, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, हमें वहां जाकर इसको ऐड ऑन करना है, जिसमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ये सेगमेंट्स हैं। साथ ही साथ ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे, उसको कंजर्व कैसे करेंगे, कंजर्वेशन हमें पढ़ना है। ये एक नया टॉपिक है। बाकी चीज़ों को आप पहले में जाकर कुछ अगर नया पॉइंट मिलता है, कोई नई जगह, कोई नया डाटा हमें मिलता है, तो हमें वहां जाकर उसको ऐड ऑन कर लेना है बस। हमें पूरी तरीके से नया नोट्स नहीं बनाना है, तभी आप जो है वो टाइम अपना बचा पाओगे। आ जाते हैं हम लोग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम पहुंचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। ये सीधे सीधे मेंस का टॉपिक है, प्री में तो खैर आता ही आता है। फिर औद्योगिक अवस्थिति यानी कि जैसे इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन हम लोग बोलते हैं, कहाँ पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है। इसके बाद इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, और ये क्लासिफिकेशन अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो सीधे सीधे अगर आप ये टॉपिक आप पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे जो है इसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे, सीधे सीधे आपका टॉपिक कवर होता है। बाकी ये जो है वो ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो मैंने उद्योग यहाँ पर रखे हैं वो उसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, आपको पता है हर साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कृषि आधारित उद्योग। दूसरा खनिज आधारित उद्योग यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा है उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर, ये इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जो उर्वरकों को लेकर, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में नया उर्वरक खाना जो पहले था उसको रिनोवेट करके उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। भारत अपनी जो फर्टिलाइजर जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी बढ़ाना चाहता है।
सीमेंट उद्योग, भारत इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत की जो अवसंरचना निर्माण है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए सीमेंट उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मोटर उद्योग भारत जो है इसके माध्यम में रोज़गार बहुत बड़ी मात्रा में पैदा कर रहा था। कोविड-19 से पहले ये भारत का सबसे सिरमौर उद्योग जो है बन चुका था, यानी हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड द लास्ट वन सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। राइट, तो ये हमारे बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें हमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उद्योग होंगे तो प्रदूषण होगा और पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से सिर्फ आप इसका बेस लेंगे कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है। बेसिकली इसी को बेस बनाकर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो इसमें आप एक जगह छोड़ देंगे नोट्स में। हर साल जो है वो इसकी रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स को आपको इसी के साथ ऐड ऑन कर देना है ताकि आपका जो नोट्स हैं वो समसामयिक और कंटेम्प्रेरी हो जाए। मोर देन इनफ है आपकी तैयारी के लिए। जो मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं रिपोर्ट्स को बेस बना के लिखना है, यानी आपको क्या करना है, एक पेज आपको उसके लिए छोड़ देना है रिपोर्ट्स को जो है वो अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट है 7th क्लास, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो हमारा मतलब होता है कि जो हमारी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी होती है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप परिवहन को यानी ट्रांसपोर्टेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। इसमें आपको स्थल परिवहन यानी लैंड में जो हमारा रोड्स स्पेशली जो होता है वो हो गया। रेलवे परिवहन यानी कि जो है रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइंस एक इंपॉर्टेंट परिवहन है। और जल परिवहन यानी वाटरवेज और वायु परिवहन यानी एयरवेज, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके बाद संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन, ये बहुत छोटा पार्ट दिया है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी जो है वो इंटरनेशनली जो हमारा ट्रेड है उसके बारे में हमें बात करना है, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड। और उसमें भी हमारा एक पॉइंट है पर्यटन। पर्यटन को हमें आगे चलकर और महत्वपूर्ण तरीके से समझना है, बट ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसी पर आपको सबसे ज़्यादा इंफेसिस करके चलना है। तो दोस्तों ये जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग सेगमेंट होता है। मैंने कोशिश की है कि मैंने आपके जो पॉइंट्स हैं उनको काफ़ी छोटा कर दिया, जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स भी आप देख रहे होंगे, कई टॉपिक हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो नोट्स हमारा स्टूडेंट क्या करता है, कई बार बार उनके नोट्स बनाता है। चलो आज 7th क्लास का बना ले, आज 8th क्लास का। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको पहले के साथ जाकर उसको आप अटैच कर दो, और अटैच करके जो है वो ये देख लो कि मुझे नोट्स कितने शॉर्टर फॉर्म में बनाने हैं। मुझे जो पढ़ना है वो बिटवीन द लाइन यानी उसकी इन डेप्थ जो है वो एनालिसिस करनी है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको पता है कि हमारा जो एनसीईआरटी कोर्स है वो इंडिया के सबसे बेस्ट कोर्स में से एक माना जाता है,